आज के इस वीडियो में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंस होता है बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से मुराद है कि फ्यूचर में जितने भी पैसे बिजनेस में आने हैं उनकी आज क्या वैल्यू है, और कैश आउटफ्लो का मतलब है कि जितने भी पैसे बिजनेस से जाने हैं उनकी आज क्या वैल्यू है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह अब हम अगर सपोज करें कि हमारे पास कंपनी है, बिग कंपनी, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको जो रेवेन्यू या इनफ्लोज आने हैं वो आने हैं 1,80,000 रुपए के, और जो उसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो करनी है 1,00,000 रुपए की। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू इनमें किस तरह से फाइंड होगी कि हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो है कैश आउटफ्लो, मतलब 1,00,000 रुपए जो हैं वो बिजनेस से जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज है, जो पैसे आने हैं उनकी आज जो वैल्यू है वो है 1,80,000। तो अब इनमें जो डिफरेंस है 80,000 रुपए का, ये डिफरेंस है नेट प्रेजेंट वैल्यू। और क्योंकि इसमें इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है तो इसका मतलब है कि ये जो एनपीवी है ये पॉजिटिव है, और हम प्रोजेक्ट का जब डिसीजन लेते हैं तो हम पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह अब जो हमने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो किस तरह करना है, वो हमने इस स्टेटमेंट या इस फॉर्मूले के थ्रू करना है जो हमें एनपीवी के लिए ये बताता है कि एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है। तो अब इसी स्टेटमेंट की बेस पे हम अपनी तमाम जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें दी गई है फैल्कन टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी के लिए, और इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि एडवाइस करें कंपनी को वेदर द इन्वेस्टमेंट इन मशीन इज फिजिबल और नॉट। क्या जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है कंपनी मशीन में वो फिजिबल है, सही है या नहीं है। सपोर्ट योर कैलकुलेशन फॉर एनपीवी, अपनी कैलकुलेशंस को एनपीवी के लिए सपोर्ट करें। तो यहाँ से फैल्कन टेक्सटाइल लिमिटेड एफटीएल का डेटा हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एफटीएल इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन एन एडवांस्ड ऑटोमेटिक फास्ट एंड फ्यूरियस फिनिशिंग मशीन। एफटीएल जो है वो कंसीडर करती है, वो चाहती है कि वो इन्वेस्ट करे एक मशीन में जो कि बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड, फास्ट एंड फ्यूरियस है, बिसाइड ओल्ड मशीन, अपनी पुरानी मशीनों के अलावा। द न्यू मशीन कॉस्ट 2,50,000 रुपीज, नई मशीन की जो कीमत है वो 2.5 लाख रुपए है, एंड विल हैव नो सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ इट यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। और सेल्वेज वैल्यू मतलब उसकी जिंदगी खत्म होने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, और उसकी लाइफ है 5 ईयर्स। फॉलोइंग इज द कॉस्ट सेविंग ड्यू टू न्यू मशीन। अब ये जो कॉस्ट सेविंग दी गई है यही हमारे पास कैश इनफ्लो, हम इसको कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट सेविंग के साथ रियल वैल्यूज। इसका ये रियल वैल्यूज का मतलब है कि ये जो वैल्यूज लिखी हुई है, ये 1,50,000, 1,25,000 जो कॉस्ट सेविंग है, इनमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल नहीं है, और ये 5 सालों के लिए कैश इनफ्लोज या कॉस्ट सेविंग दी गई है। The investment in new machine will be eligible for an initial allowance of 25%। जो नई मशीन है उसको 25% का इनिशियल अलाउंस मिलेगा, एंड द एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, और जो उसको एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउंस मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड पर मिलेगा। द नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एफटीएल इज 8%। अब ये जो नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है ये इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है जो कि 8% है, और नॉमिनल का मतलब है कि इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल है, ये इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है। इन्फ्लेशन का जो रेट दिया गया है वो है 5%, एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। तो अब क्या है कि हमने इन रियल कैश फ्लोज को पहले नॉमिनल कैश फ्लोज बनाना है, क्योंकि एक कैश फ्लो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इंटरेस्ट रेट नॉमिनल है तो हमें जो कैश इनफ्लोज हैं उनको भी नॉमिनल करना पड़ेगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एफटीएल कंपनी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी कैश फ्लोज को, रियल कैश फ्लोज को नॉमिनल कैश फ्लोज बनाना है। तो हम यहाँ से ईयर्स देख लेते हैं कि 5 साल का हमें डेटा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 5 साल के डेटा को लिख लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपने टेबल को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया ईयर्स, तो हमारे पास ईयर है 5, लेकिन हम ईयर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, इसी तरह 1,
2, 3, 4 और 5। यहाँ पे 5 साल हमने लिख दिए कि 5 साल का हमारे पास जो डेटा है वो आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर कॉस्ट सेविंग्स लिखनी है कि कॉस्ट सेविंग्स कितनी कितनी आ रही हैं। तो यहाँ ऊपर हमारे पास कॉस्ट सेविंग दी गई हैं जो कि 1.5 लाख, 1,25,000, 1,05,000, 90 और 80,000 की हैं। इनको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे कि 1,50,000। इसी तरह बाकी सबको हमने लिख दिया। तो यहाँ ये सारी कॉस्ट सेविंग लिख दी हमने और ईयर जीरो में नहीं लिखी क्योंकि ईयर जीरो का यहाँ पर जिक्र नहीं है, इसलिए हमने ईयर जीरो पे कोई भी कॉस्ट सेविंग नहीं लिखी। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं, अब हमने इसको नॉमिनल कैश फ्लोज बनाना है। तो नॉमिनल कैश फ्लोज बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर नॉमिनल कैश फ्लोज के कॉलम को ऐड कर देंगे। और हम नॉमिनल कैश फ्लोज किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 5% और 5% को हम जब पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम किस तरह करेंगे कि 5 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि 0.05। मतलब अब इन कैश फ्लोज को 0.05 से इंक्रीज करना है। लेकिन क्योंकि 100% इसको 5% से इंक्रीज कर लेना, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 1 प्लस 0.05, तो हमारे पास 1.05। मतलब अब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने इस 1.5 लाख रुपए को मल्टीप्लाई कर देना है 1.05 से, तो हमारे पास जो इन्फ्लेटेड या नॉमिनल कैश फ्लोज आ जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो कैश फ्लोज हैं वो इंक्रीज करते हैं। इसी तरह हम अपने जो सेकेंड हमारे पास कैश फ्लो है, कॉस्ट सेविंग है, उसको भी हम इन्फ्लेट कर देंगे। इसी तरह बाकी जो तमाम हमारे पास कैश फ्लोज हैं उनको हम इन्फ्लेट कर देंगे। अब यहाँ पे नॉमिनल कैश फ्लोज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट सेविंग कर देंगे। तो नेक्स्ट जो हमने कॉलम ऐड करना है वो करना है आफ्टर टैक्स कॉस्ट सेविंग, कि इस पर टैक्स लगाने के बाद वाली जो कॉस्ट सेविंग आएंगी हमने वो यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पे हमें टैक्स की इंफॉर्मेशन दी गई है कि टैक्स जो है वो 30% है। तो इसी तरह जिस तरह हमने 5% को डिवाइड किया था 100 से, इसी तरह हम 30 को डिवाइड कर देंगे जब 100 से, तो हमारे पास 0.3 कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है कि क्योंकि ये 100% में से हम 30 को लेस करते तो हमें पता चलेगा कि आफ्टर टैक्स हमारी कॉस्ट सेविंग कितनी आएंगी। तो अब हम क्या कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0.3 को, तो हमें पता चल जाएगा कि 0.7% हमारे पास आफ्टर टैक्स कॉस्ट सेविंग आएंगी। तो अब हमने क्या करना है कि नॉमिनल कैश फ्लो जो कि 1,57,500 रुपीज की नॉमिनल कैश फ्लोज हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.70 के साथ, क्योंकि इतनी टैक्स के बाद हमारे पास बचेंगी, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1,10,250 रुपए की कॉस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स। इसी तरह नेक्स्ट को भी हमने 0.7 से मल्टीप्लाई करके तमाम कैश फ्लोज को कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारे पास आ गई आफ्टर टैक्स कॉस्ट सेविंग। अब क्योंकि हमारे पास आफ्टर टैक्स कॉस्ट सेविंग आई है और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कि 2,50,000 रुपए की मशीन की कॉस्ट है और 5 साल की उसकी लाइफ और सैल्वेज वैल्यू 0 है। और डेप्रिसिएशन का हमें कहा गया है कि पहले साल के लिए जो इनिशियल अलाउंस होगा वो 25% होगा और बाकी जो रिमेनिंग है उस पे 5 साल की हमने लाइफ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे और डेप्रिसिएशन को हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बेसिस पे करेंगे क्योंकि हमारी क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट थी। और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है कि कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू को लेस करना है और डिवाइड कर देना है यूजफुल लाइफ के साथ। तो यहाँ पे कॉस्ट हमें दी गई है कि 2,50,000 रुपए की कॉस्ट है, सैल्वेज वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली यूजफुल लाइफ जो कि 5 साल है उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो हर साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर ₹50,000 रुपीज। ये जो ₹50,000 है, अब ये पर ईयर डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई। तो हर साल हमने क्या करना है कि अपने कैश फ्लोज में 50,000 रुपए को ऐड कर देना है क्योंकि हमने इसके ऊपर टैक्स सेविंग ले ली है। लेकिन उससे पहले हमें यह भी इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर हमारे पास इनिशियल अलाउंस जो है वो 25% का है। तो हमने यहाँ पर जो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं वो तो हम कॉस्ट लेस सैल्वेज वैल्यू करते हैं, लेकिन अब सैल्वेज वैल्यू नहीं है तो सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप लेना है कि सबसे पहले हमने ये जो 2,50,000 रुपए की कॉस्ट है इसके ऊपर 0.25 जो कि 25% है इसका अलाउंस ले लेना है। तो ये अलाउंस आ गया
62,500 रुपीज। अब ये जो अलाउंस हमारे पास आएगा ये आएगा ईयर जीरो में, क्योंकि हमने परचेज जो की है वो ईयर जीरो में की है। तो इसको हम 62,500 को यहाँ पर अपनी जो टैक्स शील्ड है उसमें ऐड करेंगे, लेकिन सॉरी हम ईयर जीरो पे नहीं बल्कि ईयर वन पे इसको करेंगे। तो यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं कि हमने ईयर वन पे करना है, और ये तो अब ईयर वन पे होगा, लेकिन ईयर वन पे इसके अलावा भी साथ हम ऐड करेंगे। अब वो हमने किस तरह ऐड करनी है कि हमने अब ये वाली जो वैल्यू लिखी थी ये वाली हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इनिशियल अलाउंस पे अगर ना होता तो हम उस सिचुएशन पे जाते। लेकिन अब 2,50,000 रुपए की हमारी कॉस्ट है, इसमें से जो हमारा इनिशियल अलाउंस है जो कि 62,500 रुपीज है, इसको लेस करना है और उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है हमने 5 ईयर्स पे। तब हमारी पर ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट जब कर लिया तो हमारे पास आया 2,37,500। अब ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू है ईयर वन की। अब इस ईयर वन की वैल्यू को हमने क्या करना है, इस ईयर वन की वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 5 ईयर्स पे। तो हमारे पास 5 ईयर्स पे डिवाइड करने के बाद आ जाएगी 47,500। तो यहाँ ईयर वन के केस में क्या करेंगे कि ये तो हमारा इनिशियल अलाउंस था, इस इनिशियल अलाउंस में हम क्या कर देंगे, इस इनिशियल अलाउंस में हम ऐड कर देंगे अपनी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर का हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल अलाउंस। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये ईयर वन के लिए डेप्रिसिएशन आ गई। इसी तरह नीचे हम ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरह जो बाकी साल हैं उनके लिए 47,500 ही हमारे पास वैल्यू रहेगी। तो हमने अब क्या देखा कि हमने ये देखा कि ईयर वन में जो वैल्यू है वो है 1,10,000 की और बाकी सब में 47,500 की। अब इस पे हमने टैक्स शील्ड को ऐड करना है और टैक्स हमारे पास था 30%। अब हमने क्या करना है कि हमने इस डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई कर देना है टैक्स के साथ। टैक्स की जो परसेंटेज है 30%, तो हमारे पास 33,000 रुपीज का ये अब अलाउंस हमारे पास जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो ये आई है 33,000 की। इसको हमने ऐड बैक करना है। इसी तरह नेक्स्ट केस में भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 के साथ और अपने तमाम जो केसेस हैं हर साल के लिए इसी तरह से हमने अपनी जो टैक्स डेप्रिसिएशन है उसको फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन अलाउंस कैलकुलेट हो गया, जिसको हमने ग्रीन कलर में शो किया है। अब ये 5 सालों का हमने उठाकर अपने पास यहाँ कैश में अपने जो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू का हम टेबल बना रहे हैं उसमें एंटर कर देना है। तो इस तरह हमने जब इसको यहाँ पर लिख दिया तो हमने नीचे देखा था अपनी जहाँ पे हमने वर्किंग किया डेप्रिसिएशन के लिए, हमने यहाँ डेप्रिसिएशन की वर्किंग के लिए देख लिया कि हमारे पास किस तरह से टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ और हमने इसको नॉर्मल तरीके से भी करके समझा था ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरह से अलाउंस को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो अलाउंस को डेप्रिसिएशन के साथ ऐड करने के बाद ही उसका टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन लेकर हमारे जो एनपीवी का टेबल है उसमें ऐड किया जाता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास जो कैलकुलेट होके आएगा वो हम करेंगे टोटल कैश सेविंग फ्लो। टोटल कैश सेविंग फ्लो में अब क्या हो जाएगा कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट में ये जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट सेविंग है इसमें हम प्लस कर देंगे अपने टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन को। इसी तरह हम अपने तमाम जो ईयर्स हैं उनके लिए इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कैश सेविंग्स आ गई 5 सालों के लिए। अब हमने क्या करना है कि अब हमने क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अब हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर अप्लाई करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमारे पास क्या था 1 + r रेज़ टू पावर -n। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि 1 + 0.08 क्योंकि 8% हमारे पास डिस्काउंट रेट था। ये हमने देखा कि एफटीएल का रेट 8% है और ये जो है ये नॉमिनल रेट है, मतलब इन्फ्लेशन इसमें एडेड है, हमें इन्फ्लेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसको 1.08 जब किया तो हमारे पास 1.08 आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इस 1.08 को रेज़ टू पावर इसको हमने करना है रेज़ टू पावर -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.925926। इसको हम एग्जैक्टली इधर ही लिखा रहने देंगे, बल्कि हम इसको
ईज के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि 1 प्लस आर क्या है, 1 प्लस आर है 1.08, ताकि हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब हमने नेक्स्ट के लिए भी क्या करना है कि इस 1.08 को हमने रेज टू पावर कर देना है -2, क्योंकि अब हम दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया 0.857। इसी तरह अब हम क्या कर लेंगे, इसी तरह हम तीसरे, चौथे और पांचवें साल के लिए भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पांचों सालों के लिए क्या कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे कि इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो टोटल जो हमारे पास कैश इनफ्लो आते थे या जो कैश आउटफ्लोज आते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इस टोटल कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी ईयर 1 की, जो कि हुई 1,32,638 रुपीज, और 638.9 है तो इसको 639 भी कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने हर साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि टोटल हर साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन पांचों सालों की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लेंगे। तो जब हमने इसको टोटल किया तो ये आया 4,05,013 रुपीज। और ईयर जीरो पे हमारे पास हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, जो हम लोगों ने अपने पास जो इन्वेस्ट की होती है, जो कैश आउटफ्लो होता है। और आउटफ्लो हमने किया था 2.5 लाख रुपए का, जितने की मशीन थी। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे हम 2,50,000 को ब्रैकेट में शो कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास नेगेटिव फिगर है। तो ये हमारे पास क्योंकि ये आउटफ्लो है और ये हमारे पास इनफ्लो है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ताकि हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट वैल्यू है तमाम कैश इनफ्लोज की, और ये जो है हमारे पास नेगेटिव में शो हो रहा, ये हमारे पास पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ कैश आउटफ्लोज। क्योंकि ये ईयर जीरो पे है, तो ईयर जीरो पे है, ये आज की ही वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटफ्लो है 2.5 लाख रुपए का। अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने क्या कहा था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि अपने जो कैश इनफ्लोज हैं उनमें से कैश आउटफ्लोज को लेस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो कि थी 4,05,013 रुपए, इसमें से माइनस कर देंगे 2,50,000 रुपए, जो कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो थी। तो जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आया, जो कि आया 1,55,013 रुपीज का। तो ये हमारे पास आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव में है, तो हमने कंपनी को एडवाइस करना था कि वो क्या ये मशीन इसके लिए फिजिबल होगी या नहीं। तो यहाँ पे हम अपना सजेशन लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन मशीन इज अ फिजिबल ऑप्शन एज इट शोज पॉजिटिव एनपीवी, कि ये जो इन्वेस्टमेंट मशीन में करना चाह रहे हैं एफपीएल, वो एक फिजिबल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो एनपीवी शो हुई है वो एनपीवी पॉजिटिव शो की गई है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एफपीएल के लिए हमने कैलकुलेट की एनपीवी, और हमने एफटीएल को रिजल्ट्स दिए कि वो अपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है।